हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कमल। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड वार टू, दूसरी जंग अजीम। और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत बेसिक टॉपिक है हमारे CSS, PCS और शॉर्ट सर्विस कमीशन के टॉपिक्स में से। और इसके बारे में हमें चाहे कोई भी हो, जो पॉलिटिक्स से बिलोंग करता हो या कोई सोशल साइंस से बिलोंग करता हो या मेडिकल से बिलोंग करता हो, लेकिन उसे वर्ल्ड वार टू के बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपनी इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंटेंट कि कंटेंट बेसिकली है क्या। अब मेरे ख्याल से मेरी ये जो वीडियो है इसके कंटेंट इतने ज़्यादा हैं कि मेरी ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शंस, फिर अलाइस और एक्सेस पावर देखेंगे, फिर कॉजेज क्या थे सेकेंड वर्ल्ड वार के, फिर सेकेंड सीनो जापान वार क्या हुई थी, यूरोपियन इवेंट जो जहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वार बेसिकली स्टार्ट होती है 1936 से, फिर जर्मन एनेक्सेशन देखेंगे, हॉलोकास्ट देखेंगे कि क्या था, और 1939 में जो फर्स्ट फेज एक्चुअल में वार जहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद हम लोग ब्लिट्जक्रिग देखेंगे, बैटल ऑफ ब्रिटेन देखेंगे, 1941 ईरा देखेंगे कि उस फेज में क्या हुआ था, ऑपरेशन बारबरोसा देखेंगे, पैसिफिक ओशियंस के क्राइसिस देखेंगे हम लोग, पर्ल हार्बर अटैक देखेंगे, अमेरिका की एंट्री कैसे होती है सेकेंड वर्ल्ड वार में ये भी देखेंगे, बैटल ऑफ मिडवे, बैटल ऑफ ग्वाडल कैनाल भी देखेंगे, टाइट रन क्या था फिर सेकेंड वर्ल्ड वार का 1943 में, अलाइड ऑफेंसिव ऑपरेशन क्या हुआ था, फिर 1944 ईरा क्या था, डी डे क्या था, 1945 ईरा क्या था, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट कब हुई थी बेसिकली, और रिजल्ट्स क्या निकले हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार के। तो देखिए ये हमारा जो है बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो मेरे ख्याल से मेरी ये जो है वीडियो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो ही जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शंस। बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थी वो ग्लोबल वार थी, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार भी ग्लोबल वार थी विच वाज बिगेन ऑन 1 सितंबर अंटिल एंड 1939 1945। 1 सितंबर 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी और 1945 को ये एंड हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी बेसिकली ये थर्ड स्टेप था डेवलपमेंट का इंटरनेशनल रिलेशन में, और इसके अंदर 16 to 18 मिलियन पीपल जो है वो सिविलियन और मिलिट्री मर चुके थे। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत बड़ी जंग थी। और ये जो जंग हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार की, ये भी 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज में हुई थी, मतलब 2 कंट्रीज बने थे, जैसा कि मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में बताया था कि वहाँ पर आर्मी कैंपस बने हुए थे 2 डिफरेंट, और यहाँ पर भी वही थे बट इनके नाम चेंज हो गए थे और कुछ कंट्रीज चेंज हुई थी। वैसे तो 13 कंट्रीज वार ज्वाइनिंग दिस वार एंड वाज रिजल्टिंग टू 15 मिलियन कैजुअलिटीज, ठीक है। अलाइड फोर्स वाज विन दिस वार एंड दिस वार वाज लास्ट एंड इज 6 year and 1 day। ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो कितने साल तक चली थी, तो ये 6 साल और 1 दिन तक चली थी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अलायंस पावर और एक्सेस पावर हैं क्या। तो अलायंस पावर जो थे वो उसमें था UK, USSR, USA, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी, कनाडा और न्यूजीलैंड, और मोर देन 13 कंट्रीज वर पार्टिसिपेट इन अलायंस पावर। बेसिकली जो बनाया गया था UK, USSR, USA, चाइना और फ्रांस, ये जो 5 परमानेंट सुपर पावर कंट्री थे, इन्होंने अलायंस पावर बनाए थे। और एक्सेस पावर जो बनाया था वो जापान, इटली और जर्मनी ने बनाया था। अब देखें फर्स्ट वर्ल्ड वार में इटली जो था वो अलायंस पावर की तरफ था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, ये एक्सेस पावर यानी कि जर्मनी की तरफ आ गया था। पहले ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के अगेंस्ट था, लेकिन बाद में इसने जर्मनी से दोस्ती कर ली। ये क्यों हुआ था ये भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ये बस एक दूसरे के अगेंस्ट बनाए गए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉजेज क्या थे सेकेंड वर्ल्ड वार के। तो कॉजेज ये थे कि सबसे पहले जापान के अंदर मिलिट्रिज्म राइज होते, वहाँ पर मिलिट्री बहुत ज़्यादा होती और पावर, वो लोग अपने आप को कुछ समझ रहे थे कि जापान कह रहा था कि अब बस मैं ही सुपर पावर हूँ और मैं ही डोमिनेट करूँगा हर जगह।
दूसरी जो सबसे बड़ी कॉज थी सेकेंड वर्ल्ड वार की, वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी, जो 1919 में बनी थी, जो लीग ऑफ नेशन ने बनाई थी, बिग थ्री लीडर्स ने। तो बेसिकली जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी ये बहुत ही अनजस्टिस और बहुत ज़्यादा हार्श थी जर्मनी के लिए। तो जर्मनी को टोटली एक्साइल कर दिया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसको पेनल्टी देने के लिए कहा गया था, और बहुत सारी मतलब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई थी। तो ये अनजस्टिस थी जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होनी ही होनी थी। तो और उसके बाद ये था कि फ्रांस का जो बिहेवियर था उस वक्त वो ये था कि वो जर्मनी से जो है बदला लेना चाहता था, क्योंकि जर्मनी के ऊपर वो इम्पेरियलिस्ट था। दूसरी बात ये है कि नेशनलिज्म जो है अराइज हुआ था, डिक्टेटरशिप अराइज हुई थी जर्मनी और फ्रांस में, और लीग ऑफ नेशन फेल हुई थी। ये भी सबसे बड़ा कॉज था सेकेंड वर्ल्ड वार का। सबसे बेसिक जो कॉज था वो ये था कि हिटलर अराइज हो चुका था, हिटलर दुनिया पर आया था, तभी सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी। NSDAP पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसको कहते हैं नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जर्मनी की पार्टी थी, और ये अराइज हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर पहले हिटलर जो है वो इलेक्ट हुए थे एज ए चांसलर, और फिर यहाँ से वो प्रेसिडेंट बनने की उनके बहुत सारे चांसेस थे। फिर एंटी सेमिटिक्स एंड एंटी ज्यूज पैदा होता, क्योंकि हिटलर जो था वो ज्यूज से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए उसने हॉलोकास्ट भी किया था। और बेसिकली तो ये ज्यूज के जर्मनी में जो रहते थे ना ज्यूज, उन लोगों को निकालने के लिए था। एंटी मार्केटिस्ट पैदा हो गए थे, ठीक है। तो ये हमारे थे कॉजेज सारे के सारे। अब हम आगे देखते हैं कि सेकेंड सीनो जापान वॉर क्या थी। बेसिकली ये सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले थी उनके कॉजेज, क्योंकि ये सिचुएशन क्रिएट कर रही थी अभी सेकेंड वर्ल्ड वार की। पहले क्या हुआ था कि जापान ने इन्वेंट कर लिया कोरिया को 1910 में, जबकि हमारी सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई 1936 में, ठीक है। तो ये मैं उससे 13 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो उसने जापान को इन्वेंट किया, जापान ने इन्वेंट किया, फिर उसके बाद चाइना को, वहाँ पर एक सिटी है मंचूरिया, सिटी है चाइना की, उसको भी इन्वेंट कर लिया, वहाँ पर भी डोमिनेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सिविल वार जो है वो चलने लगी चाइना और जापान के बीच में, सही है, क्योंकि हालात खराब हो गए। जाहिर सी बात है एक बंदा अगर दूसरी के शख्स की चीज़ पे डोमिनेट होगा तो जाहिर सी बात है कि क्लैश होते हैं, फिर क्राइसिस होते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फिर उसके बाद जो है फाइनली वार हो जाती है। 1937 में चाइना ने फुल इन्वेजन करने का सोच लिया था। जापान वाज इम्पेरियलिस्ट कंट्री एंड वांट टू डोमिनेट एशियन कंट्री। अब जापान जो था वैसे तो वो इम्पेरियलिस्ट था, मतलब दूसरी कंट्री पे इम्पेरियलिज्म फोर्स किए जाता है, लेकिन वो चाहता ये था कि जितनी भी एशियंस कंट्री है, हमारी एशिया में जैसे पाकिस्तान आ गया है, अफगानिस्तान आता है, चाइना आता है, जो एशिया की कंट्रीज हैं उनके ऊपर डोमिनेंट होना चाहता था, ठीक है, अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था। तो 1936 के जो इवेंट है वो ये था कि 1933 में ये याद रखना कि हिटलर चांसलर बनकर आया था, ठीक है, चांसलर बनकर आया था। लेकिन ये था कि हिटलर जब जर्मनी में इलेक्शंस हुए तो हिटलर जीता नहीं था, उसके पास 1/3 वोट्स आए थे, तकरीबन कुछ थोड़े ही कम थे, 2-3 वोट से वो हार गया था। लेकिन उस वक्त जर्मनी की कंट्री के हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो जो जर्मनी का प्रेसिडेंट बना था, जो चांसलर बना था, उसने कहा था कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए हिटलर को कहा कि आप संभालें। और हिटलर को इसलिए क्या कहा, क्योंकि उसकी स्पीकिंग पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही उसके अंदर स्किल थे बात करने के, जिसकी वजह से वो अपने आप को साबित कर सकता था, और उसकी बातों से लोग इंस्पायर भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो इसलिए वो चांसलर, वो प्रेसिडेंट बनकर आ गया। और सबसे पहले जब वो प्रेसिडेंट बनकर चांसलर बनकर आया तो उसने रीमिलिटराइजेशन शुरू कर दी जर्मनी के अंदर। कैसे? उसने कहा कि उसने बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो देना शुरू कर दी कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो 18 साल से शुरू होते हैं, 17 साल से शुरू होते हैं, सब लोग आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी जो मिलिट्री उनकी ख़त्म हो गई थी, दोबारा से मिलिट्री बनाना शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने मिलिट्री बनाई, और जो एरिया आता था राइनलैंड एरिया, जो बेसिकली जर्मनी का ही था, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल की ने उस पर डोमिनेंट हो गए थे उनकी चारों तरफ टेरिटरी पे। सबसे पहले राइनलैंड एरिया जो था जर्मनी ने रीमिलिटराइज कर अपना वो एरिया जो था वो अपने कब्जे में वापस लिया।
अब जर्मनी वॉज मेक द डिसीजन बिटवीन द रोम एंड बर्लिन एक्सेस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए। अब देखें, जब हिटलर यानी कि जर्मनी में वो रीमिलिटराइजेशन कर रहा था, अपनी आर्मी को बढ़ा रहा था, तो फ्रांस, यूके, रशिया कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि इन्हें हक है अपनी मिलिट्री बढ़ाने का, लेकिन वो उनके ऊपर नज़र रखे हुए थे, बट वो इसको बहुत ज़्यादा हल्का ले रहे थे, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जर्मनी ने फिर एग्रीमेंट किया जापान के साथ, क्योंकि जापान उस वक्त हर जगह डोमिनेंट होना चाह रहा था, इन्वेजन कर रहा था मंचूरिया पर भी, से चाइना पे भी। तो इसके साथ जर्मनी ने एक एग्रीमेंट किया कि आप जो है वो, मैं एक्सेस पावर बना रहा हूँ, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं और हम लोग मिलकर ही जो भी एग्रीमेंट करेंगे मिलकर करेंगे। इस बात पे जापान राजी हो गया। अब 1939 में जो जर्मन एनेक्सेशन थी वो क्या थी? जर्मनी ने सबसे पहले क्या किया, अपने राइनलैंड एरिया को अपने अंडर करने के बाद, अपनी टेरिटरी मजबूत करने के बाद, अपनी मिलिट्री को इन्हेंस करने के बाद, सबसे पहले ऑस्ट्रिया पे जो है वो अटैक कर दिया और उसको उस पर डोमिनेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टूडेंटलैंड एरिया, जो कि राइनलैंड एरिया जैसा ही था। तो वहाँ पर एरिया ऑफ चेज़ोस्लोवाकिया कॉज हिटलर बिलीव दैट where a German people was leave, that's why he dominant in स्टूडेंटलैंड एरिया। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि राइनलैंड एरिया से थोड़ा ही आगे स्टूडेंटलैंड एरिया था, लेकिन वहाँ पर रहते जर्मन्स थे, तो जिसकी वजह से हिटलर ये यकीन रखता था कि यहाँ पर अगर सारे जर्मन्स ही रहते हैं तो ये एरिया जर्मनी के अंदर आना चाहिए, जर्मनी की टेरिटरी में आना चाहिए। तो उसने क्या किया, इस पर भी कब्जा जमा लिया एक मिशन के थ्रू, ठीक है। कि छोटा सा मतलब अटैक किया और वहां से सब लोगों को निकाल कर खुद वहां पर डोमिनेंट हो गए। तो इस चीज पर भी यूके, फ्रांस, रशिया ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो कह रहे थे ये जाहिर सी बात है, छोटी छोटी चीजों के लिए हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं कर सकते हैं, तो हिटलर को जो करना है वो करने दो। तो इस चीज को उन्होंने बहुत हल्का लिया। उसके बाद क्या हुआ, यूके एंड फ्रांस वाज कीप शट देयर माउथ कॉज बोथ वर फॉलो द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, क्योंकि वो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को भी फॉलो करते, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। और यहाँ पर कहना उनका बनता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी ने बहुत सारी पेनल्टीज दी थी, बहुत ही हार्श कंडीशन में थे। तो हिटलर के आने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा खुद को महसूस किया, जर्मन पीपल बहुत ज़्यादा खुश थे। तो और उनके ही वो एरियाज थे, अगर वो उनकी टेरिटरी में आ जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, और छोटे एरियाज थे। तो हर कोई यही सोच रहा था कि इतनी छोटी सी बातें हम लोग जंग नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है कि हम लोग खामोश रहें। हिटलर अभी वैसे भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, उनका ख्याल ये था, लेकिन वो लोग गलत थे। एक्चुअल में वार स्टार्ट होती कहाँ से, 1939 में, कि हिटलर ने जब चेज़ोस्लोवाकिया पे अटैक कर दिया, स्टूडेंटलैंड और राइनलैंड एरिया को अपने कब्जे में करने के बाद, मार्च में, ठीक है, मार्च 1939, मेरे ख्याल से 6 मार्च था या 7 मार्च था, कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने डेट मेंशन नहीं की। हिटलर का जो नेक्स्ट टारगेट था वो था पोलैंड, बट इट वाज प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्शन बाय द यूके एंड फ्रांस। मगर हिटलर ये चाहता था कि वो पोलैंड पर भी डोमिनेंट हो जाए और उस पर भी कब्जा कर ले, लेकिन उसने यूके और फ्रांस से ये मुआहदा किया हुआ था, ये वादा किया हुआ था कि वो आगे कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ इतना ही करेगा। लेकिन जब शैतानी फितरत में आ जाती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब जर्मन ने अकोमोडेशन विद द यूएसएसआर विच इज कॉल्ड द मोलोटोव एंड रिबेंट्रॉप पैक्ट। अब जर्मन ने हिटलर ने यहाँ पर बहुत ही होशियारी से काम लिया, और हिटलर ने कहा कि मैं यूएसएसआर, वो भी सुपर पावर है, उसने मुआहदा की, एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, सीक्रेट डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई थी, जिसको मोलोटोव और रिबेंट्रॉप पैक्ट भी कहते हैं। और इसको रिबेंट्रॉप और मोलोटोव पैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि मोलोटोव यूएसएसआर के फॉरेन मिनिस्टर थे और रिबेंट्रॉप फॉरेन मिनिस्टर थे जर्मनी के। ये दोनों आपस में मिले थे। हिटलर के कहने पर उन्होंने एक मुआहदा जो है वो तय किया था, और वो मुआहदा क्या था कि हम दोनों मिलकर पोलैंड पर अटैक करेंगे, और जब पोलैंड को हम लोग डोमिनेट कर लेंगे तो आधा हिस्सा यूएसएसआर ले लेगा और आधा हिस्सा जो है वो जर्मनी में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो आप देख लें। हाँ, ये एक मैप है, ये देखें, आपको ये हिस्सा नजर आ रहा होगा, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, जबकि ये हिस्सा जो है वो
रशिया के, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी है, ये यूएसएसआर है। अब पोलैंड जो है वो बीच में। अब यहाँ पर जर्मनी ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया कि एक पैक्ट बनाया है, मतलब वो मुआहदा करते हैं कि जब जर्मनी यहाँ से अटैक करेगा पोलैंड के ऊपर, तो यहाँ से रशिया भी पोलैंड के ऊपर अटैक कर देगा। और दोनों पावर दोस्त हैं, यूएसएसआर और जर्मनी दोस्त हो गए थे, ये दोनों दोस्त बन जाएंगे और ये दोनों पोलैंड पे हमला करके ना उसको अपनी तरफ कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसा ही हुआ। पहले क्या हुआ, पोलैंड दैट वाज द डे स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 2। जब पोलैंड पे हमला हुआ, यहाँ से एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। ऑन रिप्लाई द फ्रांस एंड यूके वाज आल्सो डिक्लेयर द वॉर विद अगेंस्ट द जर्मनी। जब उन्होंने ऐसा किया कि पोलैंड पे डोमिनेंट हो गए, पोलैंड को कैप्चर कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया। पहले जर्मनी ने अटैक किया, उसके बाद रशिया ने भी अटैक किया और ये हिस्सा पोलैंड का दोनों ने आधा आधा कर लिया। अब क्या हुआ कि जब ये चीज देखी तो फ्रांस और यूके अब चुप नहीं रहे, उन दोनों ने भी वार स्टार्ट कर दी जर्मनी के अगेंस्ट और यूएसएसआर ने भी उसी वक्त पोलैंड पे अटैक कर लिया। पोलैंड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक, वन पार्ट इज गोइंग टू बी यूएसएसआर एंड अदर पार्ट वाज जर्मनी। मतलब पोलैंड को ऑक्यूपाइड भी कर लिया और आधा आधा हिस्सा डिवाइड भी कर लिया। अब यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्चुअल में स्टार्ट हो गई। इसके बाद क्या होता है कि ब्लिट्जक्रीग जो है ईरा आता है 1940 में। 1939 में स्टार्ट हुई है वार मार्च से। पहले तो ब्लिट्जक्रीग का मतलब होता है लाइटनिंग वार, ठीक है। ये एक मिलिट्री टैक्टिक्स होते हैं जो कंक्लूड करते हैं वार, यानी कि एक सरप्राइज अटैक्स होते हैं इनके अंदर और ये आसमान पे जंग की जाती है, यानी कि एयरफोर्स जो है वो आसमान पे एक दूसरे के खिलाफ जंग करते हैं, तो इसलिए इसको ब्लिट्जक्रीग जो है वो ट्रम्प्स कहा गया क्योंकि ये एक लाइटनिंग वार होती है। तो जर्मनी ने क्या क्या इन्वेंट किया, नॉर्वे को और फिर डेनमार्क को। देखें यहाँ पर जो मैप था हमारे पास, यहाँ से देखिए जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर अटैक करने के बाद यहाँ से डेनमार्क पे किया और फिर यहाँ से नॉर्वे पे। मतलब वो आता जा रहा था और इस वक्त इन्वेंट किया नॉर्वे और डेनमार्क। अब देखो जर्मनी की किस्मत उसके साथ इतना साथ दे रही थी हिटलर का कि उसने बहुत ही कम वक्त में राइनलैंड एरिया, स्टूडेंटलैंड एरिया, ऑस्ट्रिया, उसके बाद पोलैंड और पोलैंड के बाद नॉर्वे और डेनमार्क सब इन्वेंट कर दिया और डोमिनेंट हो गया था बाकायदा। उसके बाद बेल्जियम और नेदरलैंड पर भी वो डोमिनेंट हो गया था, ठीक है। एक के बाद एक हमला कर रहा था हिटलर और एक के बाद एक हमले के बाद उसको कामयाबी भी हासिल होती, फतह नसीब होती और इस बात से तो पूरी दुनिया हैरान थी, ठीक है। बेल्जियम और नेदरलैंड पे जब अटैक किया तो इसके बाद जर्मनी ने 19 फेब जर्मनी ने इन्वेंट करने का सोचा फ्रांस को 19 जून 1914 में, ठीक है। और फ्रांस भी सुपर पावर कंट्री है, उसके ऊपर डोमिनेंट होना इतनी आसान बात नहीं थी, लेकिन मैंने कहा ना कि किस्मत हिटलर का बहुत ज़्यादा साथ दे रही थी। तो जर्मन ने पहले 14 जून को पेरिस पे और उसके बाद फ्रांस पर भी डोमिनेंट हो गया था। यहाँ पर एक शुरू होती है बैटल ऑफ ब्रिटेन। अब क्या हुआ था कि जर्मन फोर्स थी, जर्मन जो फोर्स थी उस वक्त उसका नाम था लुफ्टवाफ्fe और ये हमारे अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जर्मन की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आर्मी थी उसका नाम क्या था, फोर्स का नाम क्या था, लुफ्टवाफ्fe। जो ड्रॉप आउट किया था, जिन्होंने यूके ब्रिटेन यानी कि ड्रॉप आउट करना शुरू करते थे, बॉम्ब, छोटे छोटे बॉम्ब थे। जो ऐसा हुआ था कि जब जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेंट किया, पहले पेरिस को, उसके बाद फ्रांस को, तो उसके बाद क्या किया जर्मनी ने दूसरी साइड से ब्रिटेन के ऊपर, उनके घरों पर, उनकी फैक्ट्रीज पर, उनकी सिटीज पर और मतलब पॉपुलेशन वाले एरियाज पर बॉम्ब गिराना शुरू कर दिए, ठीक है। तो उनकी जो फोर्स थी वो लुफ्टवाफ्fe थी, उन्होंने बॉम्ब गिराना शुरू कर दिए और इस इवेंट को ब्लिट्जक्रीग वार भी कहते हैं क्योंकि हवा के जरिए फेंके जाते थे। एट दैट टाइम हिटलर मेड अ ट्रिपल इतांते विद द जापान, इटली एंड जर्मनी। पहले जो था जर्मनी और जापान एक साथ, फिर बाद में इटली भी इसके अंदर ज्वाइन हो गया था और बाद में बेल्जियम, रोमानिया, हंगरी वाज आल्सो ज्वाइन द एनेक्स पावर। इसके बाद जब बैटल ऑफ ब्रिटेन हुई थी, जब ब्रिटेन के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब वगैरह गिराए गए थे, तो उसके बाद इन्होंने ये एक्सेस पावर बनाई थी, एनेक्स पावर, ठीक है। 1941 एरा में क्या होता है कि ब्रिटिश फोर्स जो थी
उसने क्या किया, इसका रिप्लाई देना शुरू किया। जाहिर सी बात है, अब जर्मनी ने एटॉमिक बॉम्ब गिराना शुरू किए। जब उनके घरों पे बहुत सारी तबाही हुई तो ब्रिटेन की फोर्स ने ये डिसाइड किया कि अब वो उसको पीछे की तरफ धकेलेगी। तो फ्रॉम इजिप्ट पुश बैक द इटालियन इन लीबिया बट जर्मन रेनफोर्स अराइव एंड सेंड ब्रिटिश बैक टू इजिप्ट। अब ब्रिटिश ने क्या किया, इजिप्ट में आए, यानी कि मिस्र में आए, और इटालियन, जाहिर सी बात है, एनिक्स फोर्स जो थी उसके अंदर इटली, जापान और जर्मनी थे। तो इटली की जो फोर्स थी, जो उन्होंने लीबिया पर कब्जा किया हुआ था, उनको पीछे करने की कोशिश की, मगर जर्मनी के पास ज़्यादा हथियार, ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा पावर थी, इसलिए ब्रिटिश को उन्होंने पीछे कर दिया। यहाँ पर भी ब्रिटिश ने मुंह की खाई। फिर जर्मनी ने इन्वेड कर लिया यूगोस्लेविया और ग्रीस को। एक के बाद एक कंट्री पूरे यूरोप पे डोमिनेट होना चाहता था हिटलर, और हिटलर की ये लालच खत्म नहीं हो रही थी। आफ्टर जर्मनी मेड अ प्लान अगेंस्ट द यूएसएसआर इन जून। अब क्या हुआ, जब उसकी लालच इस कदर बढ़ चुकी थी तो उसने क्या किया, ये सोचा कि अब मैं दोबारा से हमला करूंगा यूएसएसआर पे। यूएसएसआर देखें, जब मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट बना था तो सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कहाँ से हुई, जब असल में जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया यूएसएसआर के साथ मिलकर। यूएसएसआर और जर्मनी दोस्त है, लेकिन जब उसकी इतनी पावर बढ़ी और इतना ज़्यादा सर चढ़ गया नशा पावर का, तो उसने सोचा कि अब मैं यूएसएसआर को भी इम्पेरियलिस्ट कर लूँगा, मैं उसके ऊपर डोमिनेट हो जाऊँगा। और जर्मनी ने एक प्लान बनाया कि वो रशिया के ऊपर अब हमला करेगा, अटैक करेगा और उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। फर्स्ट जर्मनी एंड रशिया वाज फ्रेंड बट आफ्टर द Germany invaded Russia cause German people Nazi were demanding they need to more land to live। अब प्लान बनाया कि उस पर भी डोमिनेट हो जाएगा। दूसरी वजह ये थी कि जर्मन्स थे वो चाह रहे थे कि हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो हमें बहुत एक और कंट्री चाहिए। उनका पेट ही नहीं भर रहा था, तो एक प्लान बनाया जर्मनी ने कि वो यूएसएसआर के ऊपर अटैक करेगा। उस प्लान में ऑपरेशन बारबरूसा था। ऑपरेशन बारबरूसा का मतलब था कि एक्सेस इन्वेजन ऑफ द सोवियत यूनियन, ये कोड नेम था उनका। अब ये जो ऑपरेशन बारबरूसा हुआ था ये 22 जून 1941 में किया गया था, मगर जर्मनी ट्रूप्स डिफीट सोवियत यूनियन इन कैंपेन्स। जाहिर सी बात है, यूएसएसआर कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, वो सुपर पावर है, और उसको इन्वेंट करना बहुत आसान बात नहीं थी, बहुत मुश्किल बात थी। वजह ये थी कि ऑपरेशन बारबरूसा जो था जर्मनी का, वो फेल्ड हुआ था और यहाँ पर जर्मनी की पहली शिकस्त हुई थी। लेकिन शायद ये शिकस्त पहली और छोटी थी मेरी नज़र में, क्योंकि जर्मनी को इसके बाद और ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने डबल ट्रिपल ताकत करके दोबारा से हमला करने की कोशिश की थी। अब वो डिफीट कैसे हुई थी, क्योंकि यूएसएसआर जो है वो सुपर पावर है और आसान नहीं है उसको कैप्चर करना। दूसरी बात यह है कि रशिया में, यूएसएसआर में इस कदर सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा पड़ने वाली सर्दी रशिया में होती है, और रशिया के अंदर इतनी सर्दी होती है कि वहाँ के खुद के लोग भी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जर्मनी के लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं? जाहिर सी बात है, वहाँ पर इतनी बर्फ़बारी और स्नोफॉल होता है कि अगर बर्फ़ के पहाड़ों पे आप बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे तो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ टूटकर तोते बन के गिरने लग जाएंगे और उसी के अंदर जर्मन की फोर्स भी मर जाएगी। तो हुआ ये कि ऑपरेशन बारबरूसा जो था वो फेल्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से तो जर्मनी चुप हो गया। अब दूसरी बात जो उसका टर्निंग पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जापान क्या कर रहा था। जापान ने क्या किया, चाइना के ऊपर अटैक कर दिया, 1939 में किया था। फिर जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब चाइना को तकरीबन 1940 में। जापान एक्सेस पावर के साथ था और उसने बहुत सारी कॉलोनीज अपने अंदर ली थी। जापान ने इंडोनेशिया, फिलिपाइन, बर्मा, हांगकांग, गुआम, इन सब पे अटैक करता गया और इन सब चीज़ों को अपने अंदर करता गया। जाहिर सी बात है, जर्मनी की पावर उनके साथ ही, जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों आपस में मिले हुए थे। अब जाहिर सी बात है कि गुआम जो था वो यूएसए की टेरिटरी के अंदर था। जब जापान ने यूएसए की टेरिटरी के अंदर ये इस पे डोमिनेंट हुआ था, जाहिर सी बात है यूएसए की तो एंट्री अब होनी थी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फिर क्या हुआ, इंडो चाइना वार स्टार्ट हो गई। फिलिपाइन की जो कॉलोनी थी
वो भी यूएसए की टेरिटरी में थोड़ी बहुत लगती थी, तो यूएसए इस बात से भी नाराज था, लेकिन यूएसए ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। यूएसए वाज रिस्ट्रिक्शन अपॉन द जापान, लेकिन यूएसए ने कुछ नहीं कहा। ज़्यादा से ज़्यादा यूएसए ने ये किया कि जितने भी ऑयल ट्रेडिंग थी जापान की, जाहिर सी बात है जितनी भी ऑयल ट्रेड होकर जाता था जापान के अंदर, वो सब चाइना की रूट से चौक पॉइंट्स होकर यूएसए की चौक पॉइंट्स होकर जाता था। तो यूएसए ने क्या किया, हर एक ट्रेड जितनी भी जाती थी जापान के अंदर वो सब चीज़ बंद कर दी, ऑयल सप्लाई बंद कर दिया, मतलब ट्रेडिंग जितनी भी थी ना बंद कर दी। कोई भी चीज़ जापान की वहाँ पर गुजरने नहीं दे रहे थे वो लोग। हुआ एक पर्ल हार्बर अटैक हुआ। जापान ने क्या किया, एक सरप्राइज अटैक कर दिया। अब अभी तक यूएसए ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ ट्रेडिंग बंद की थी, जबकि जापान ने उनके एक कॉलोनी पे डोमिनेंट हुए थे गुआम में, जैसे कि फिलिपाइन वगैरह, ठीक है। अभी उसने ट्रेडिंग सिर्फ बंद की थी। तो पर्ल हार्बर अटैक में क्या किया उन्होंने, जापान ने एक सरप्राइज अटैक कर दिया, एक स्ट्राइक की जापान ने सुबह 8 बजे संडे मॉर्निंग 7 दिसंबर 1941 में, और मल्टीपल लोकेशन पर किया। और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा और फेमस अटैक था हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि पर्ल हार्बर बहुत ही बड़ी और फेमस जगह है। नेवी, यूएसए की नेवल फोर्स वहाँ पर होती है, और हर चीज़ वहाँ से, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सब कुछ, हर चीज़, मतलब बड़ा से बड़ा, वो कहते हैं ना पॉइंट्स है, अभी जहन में नाम नहीं आ रहा, तो वो था। और बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे, जो लोग काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे, और बहुत सारे ऑफिसर जो आराम कर रहे थे, नाइट ड्यूटीज जिन्होंने की थी वो सो रहे थे। तो इन्होंने जापान ने जब पर्ल हार्बर एयर स्ट्राइक की और सरप्राइज अटैक किया, तो जो जवान यूएसए के नेवी के जो बनियान में थे, जो चड्डी बनियान पहनकर आराम से सो रहे थे, वो भी अपनी बनियान समेत बिना ट्रूप्स, बिना कपड़ों के वो लोग जंग करने के लिए उठ खड़े हुए, अपने आप की सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। मगर पर्ल हार्बर अटैक की वजह से यूएसए का पर्ल हार्बर पूरा का पूरा तबाह हो चुका था, और वहाँ पर मिलियंस की तादाद में उनके नेवी के जितने भी बंदे थे, पूरी की पूरी नेवी तबाह हो चुकी थी। जापान टोटली रिनाइड द पर्ल हार्बर एंड रिजल्टेड जब यूएसए वाज डिसाइडेड टू अलाइज पावर एंड पार्टिसिपेट टू सेकेंड वर्ल्ड वार। और इसका रिजल्ट ये निकला कि इस अटैक के बाद यूएसए ने जो है वो अलाइड पावर को ज्वाइन कर लिया, और सेकेंड वर्ल्ड वार में उसने एंट्री मार दी। यूएसए की एंट्री कैसे होती है सेकेंड वर्ल्ड वार में, यूएसए ने फिर जापान के साथ जो है बहुत सारी जंगें लड़ी, और बहुत सारी चीज़ों में कामयाबी भी हुई, बहुत सारी। और ये जंगें जो थी वो आइलैंड पे थी जितनी भी, क्योंकि जापान ने यूएसए के साथ पानी पर जंग शुरू की थी, और ये जंग पानी से शुरू हुई थी। तो आइलैंड जितने भी थे सब पर जो है वो जंग करना शुरू कर दी यूएसए ने जापान के साथ। ऐसा हुआ कि यूएसए ने बहुत सारे आइलैंड जो थे वो विन किए थे, मगर दो ऐसे आइलैंड पर जंग करना पहली तो बात कोई आसान बात है नहीं, क्योंकि पानी ज़मीन पर लड़ना एक अलग बात है। पानी ज़मीन पर लड़ते लड़ते गिर जाएं तो उठ खड़े होते हैं, लेकिन पानी में गिर जाएं तो स्विमिंग आना बहुत सारी ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब यूएसए ने बहुत सारी बैटल्स जो थी वो वॉन की थी, सॉरी यहाँ पर मैंने विन लिखा है, वॉन होना था, तो वॉन की थी। बहुत सारे आइलैंड जो है उसने किए थे, लेकिन बैटल ऑफ जो था मिडवे था और ग्वाडल कैनाल जो था, इन दोनों चीज़ों में अमेरिका हार गया था, और इसमें जापान जो है वो जीत गया था। और ये दोनों बैटल्स क्या थी मैं आगे जाकर आप लोगों को बताती हूँ। बैटल ऑफ मिडवे आइलैंड की जितने भी आइलैंड हुए छोटे बड़े बैटल्स हुई हैं, उनमें सबसे बड़ी थी बैटल ऑफ मिडवे जो थी, जंग की गई थी 4 to 6 जून 1942 में, और इसमें जो है यूएसए वो हार गया था। मिडवे जो था वो यूएसए का बेसिकली आइलैंड था, ठीक है। और इसको जो मिडवे था ये यूएसए का आइलैंड था, मगर इसको मिडवे इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये यूएसए और एशिया के आइलैंड के बीच में, मतलब इस तरह से एक वो बना हुआ है। तो यहाँ पर यूएसए का है और यहाँ पर एशिया है, और ये बीच में जो है ये मिडवे है, ये बीच का एरिया है। यहाँ पर यूएसए का भी थोड़ा हिस्सा है, इसलिए इसको मिडवे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो था वो जापान जीत गया था, और ये जो इसका खुद का आइलैंड था यूएसए का, ये जापान कैप्चर कर गया था।
बैटल ऑफ ग्वाडल कैनाल जो था, इसमें क्या हुआ था, इसका कोड नेम था वॉच वाटर बाय अमेरिकन फोर्स। ये बहुत ही सोच समझ के एक ऑपरेशन किया गया था और उसका कोड नेम ये था। ये अक्सर पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में भी। और ये 7 अगस्त 1942 में उन्होंने किया था। 9 फ़रवरी 1943 तक ये चली थी, मतलब ये बैटल। तो इसमें क्या होता, अलाइड फोर्स जीत गई थी, सही है। तो जापान ने ये, ठीक है, बैटल ऑफ ग्वाडल कैनाल जो थी वो भी यूएसए हार गया था। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं जल्दी दूसरी वीडियो बनाऊंगी, तो उसके अंदर आप जो है वो दूसरी वीडियो देखेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट रखे हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। बाकी की जो सीरीज़ है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।